हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों। तो कैसे आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद करते हो कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेन एवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक्सप्लेन करेंगे। सरफेस पर जो टेंशन होता है वो, और ये होता है लिक्विड के सरफेस पर। किस तरह होता है? अरे एक्सप्लेन तो कर रहा हूं ना। सरफेस टेंशन। और फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से एक इंसेक्ट वाटर के सरफेस पर किस तरह जो है ये तैरते हैं, किस तरह जो है सफर करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास सरफेस टेंशन की वजह से ये जो रेन का ड्रॉप होता है या किसी भी लिक्विड का ड्रॉप होता है तो ये स्पेरिकल होता है। ये स्पेरिकल क्यों होता है, किसी और शेप में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये भी एक्सप्लेन करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि सरफेस टेंशन की वजह से जो मेनिस्कस बनता है, ये मेनिस्कस किस नेचर का होता है और इस पर एमसीक्यूज किस लेवल पर आते हैं। ये मेनिस्कस का जो कंसेप्ट है, जो कनकेव मेनिस्कस है, कन्वेक्स मेनिस्कस है, इन दोनों का कंसेप्ट हम इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो अपने पास हेडिंग डाल दे सरफेस टेंशन, कॉपी और पेन निकाल दे और नोट्स बनाना स्टार्ट कर ले। ठीक है। और हेडिंग डाल दे प्यारा सा सरफेस टेंशन का। ठीक है। देखो, जैसे कि नाम से जाहिर है साइंटिस्टों, सरफेस है तो सरफेस मैं किसको कहूंगा? सरफेस है हमारे पास। तो ये मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं लिक्विड का जो अपर लेयर है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, लिक्विड के अपर लेयर का। ठीक है। अब यहां पर टेंशन है। सर टेंशन का क्या मतलब है? देखो, टेंशन हमारे पास एक्चुअली जो है पोर्स है। क्या है हमारे पास? ये हमारे पास पोर्स है। अब ये हमारे पास कौन सा पोर्स है? देखो, आपने 9-10 में ये पढ़ा है कि अगर आपके पास एक रस्सी में आपने एक चीज को लटका दिया तो इसके पीछे जो मास है, ये मास को रोकने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, ये आपके पास टेंशन फोर्स है। देखो किस तरह, इस तरह देखो, ये आपके पास इस तरह एक रस्सी आपने बांध दिया एक छत के साथ और इसके नीचे आपने एक ब्लॉक जो है डाल दिया। अब ये ब्लॉक जो है नीचे की तरफ जा रहा है, इसका वेट है। ठीक है। लेकिन यहां पर एक फोर्स है जो कि इस ब्लॉक को नीचे गिरने से बचाती है। इस फोर्स को यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये इसमें टेंशन है। ठीक है। इसी तरह एक रस्सी है, आपके पास एक रस्सी है और इस रस्सी में आपने यहां पर कुछ मास जो है डाल दिया तो इस रस्सी में जो है टेंशन आपने क्रिएट कर दिया। मतलब इनवर्ड अब ये इसी तरह आएंगे। ठीक है। तो इसमें आपने इनवर्ड फोर्स क्रिएट कर दिया, अपने एक टेंशन इसमें क्रिएट कर दिया। तो टेंशन भी एक्चुअली यहां पर बात है फोर्स का। अब देखो, मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन किस तरह करूंगा? सर सारे बातों को छोड़ दो। ठीक है। द इनवर्ड फोर्स, द इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction, the inward force of attraction on a unit length, एक यूनिट लेंथ पर, on a unit length of upper, of upper layer of a liquid, किसी लिक्विड का जो अपर लेयर है इस पर, are called, इसको मैं कह रहा हूं are called सरफेस टेंशन। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सरफेस टेंशन होता है, are called surface tension. The inward force of attraction on unit length of a upper layer of a liquid are called surface tension. देखो किस तरह, देखो इस तरह, ये आपके पास लिक्विड है, मैं लेता हूं, ये आपके पास क्या है? लिक्विड है। और इस लिक्विड में जैसे कि आपको पता है कि लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूल। ये आपके पास लिक्विड है, इसमें मॉलिक्यूल भी होता है। ठीक है। ये आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल है। इस तरह ये मैं बना रहा हूं, ये आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल है आपके पास। चलो, ये लिक्विड आपके पास सपोज वाटर का है
तो वाटर का मालिक्यूल है, ईथर का है तो ईथर का मालिक्यूल है, जो भी है उसका मालिक्यूल है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास मालिक्यूल है, इस पर नीचे से भी फोर्स लगता है, यहाँ से भी लगता है, यहाँ से भी लगता है और ऊपर से भी लगता है। मतलब ये कि ये मालिक्यूल चारों तरफ से बैलेंस है, ठीक है, इक्वल फोर्स लगते हैं तो ये बैलेंस है। अब ये मालिक्यूल किसी भी तरह किसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप इसको देखें, ये ऊपर जो आपके पास मालिक्यूल है, ये मालिक्यूल नीचे मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये मालिक्यूल यहाँ पर एक और मालिक्यूल होगा तो यहाँ इस तरह अट्रैक्ट होगा, इस तरह ये अट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर तो नहीं लगता, इस मालिक्यूल पर भी जो है इनवर्ड फोर्स लगता है। अब ये मालिक्यूल मतलब ये एक पर यूनिट लेंथ पर लगता है, मतलब ये एक लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ पर जो इनवर्ड फोर्स लगता है ये सरफेस लेयर है, सरफेस लेयर पर लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरफेस पर जो इनवर्ड फोर्स है ये आपके पास सरफेस टेंशन है, सरफेस लेयर है। और सरफेस लेयर में जो मालिक्यूल है एक लेंथ के हिसाब से आप देख ले तो हर एक मालिक्यूल नीचे की तरफ इस पर फोर्स लगाता है। तो एक स्पेसिफिक लेंथ है, देखो एक स्पेसिफिक लेंथ है आपके पास। तो मैंने डिफिनीशन में इसलिए लिखा द इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ए यूनिट लेंथ, किसी खास यूनिट लेंथ पर आप अपर लेयर ऑफ ए लिक्विड आर कॉल्ड सरफेस टेंशन। इनवर्ड जो है अपर लेयर लिक्विड मॉलिक्यूल पर इनवर्ड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से अराइज होते हैं? इनवर्ड जो आपके पास लिक्विड लेयर्स के मॉलिक्यूल से उनकी वजह से अराइज होता है, ठीक है। तो ये आपके पास सरफेस टेंशन है। इसके अलावा अगर आप इस लेंथ को कंपेयर करें, ज्वाइन कर ले, लेंथ को ज्वाइन कर ले, इस तरह भी फोर्स लगता है, इस तरह भी फोर्स लगता है, ये अभी आपके पास लेंथ है, ये भी आपके पास लेंथ है, इस मॉलिक्यूल पर नीचे ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मतलब ये आपके पास एक लंबाई और चौड़ाई की बात आ गई, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि इस एरिया पर भी फोर्स लगता है। तो सरफेस टेंशन का दूसरा डिफिनेशन मैं इस तरह लिखूंगा, the amount of energy, the amount of work done, मैं इस तरह लिखूंगा, चलो, the amount of work done required, जो required होता है, required to stretch, के stretch करे, to stretch the surface of liquid, लिक्विड का सरफेस जो है ये स्ट्रेच कर ले लिक्विड का बाय यूनिट एरिया, यूनिट एरिया के हिसाब से आर कॉल्ड, इसको मैं कहूँगा आर कॉल्ड सरफेस टेंशन, इसको मैं सरफेस टेंशन कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस डिफिनेशन के डायग्रामेटिकली को देख ले, यहाँ पर ये आपके पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल में यहाँ आपके पास मुख्तलिफ जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह भी अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल भी नीचे की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, ये इस तरह भी अट्रैक्ट हो रहा है, इस तरह भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप टोटली देख ले तो मतलब लेंथ और विड्थ में जो है फर्क आएगा। तो मतलब ये एरिया आपके पास जो है स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस तरह बात कर लूँ, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसमें आपके पास H2H है और ये आपके पास H है। इसमें आपके पास अगर आप देखें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और ये आपके पास हाइड्रोजन है। इसी तरह अगर आप इन सारे को देख ले तो ये आपके पास ये एरिया आपके पास दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से जो है अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये एरिया इस फोर्स की वजह से जो है इंक्रीज होगा, इस तरह यहाँ पर भी फोर्स होगा, यहाँ पर भी होगा, ये एरिया इंक्रीज होंगे। तो अब इसके इंक्रीज होने के लिए कितना वर्क डन हो गया? वर्क डन का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? देखो वर्क डन बराबर है ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है अपर मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाता है, तो फोर्स और इसके नतीजे में कुछ ना कुछ मोशन, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस भी कवर हो गया, तो वर्क हो गया ना।
तो वर्क हो गया, तो मैंने कह दिया द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया आर कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये हमारे पास क्या है, सरफेस टेंशन है। अगर मैं मैथमेटिकली लिख लो, मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली मैं इस तरह लिख सकता हूं कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट एरिया। ये आपके पास हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट एरिया। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि सरफेस टेंशन आपके पास है द वर्क डन पर यूनिट एरिया, इसके बराबर है, ठीक है। अब देखो, ये द एबिलिटी टू डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी। ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एनर्जी होता है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द एनर्जी पर यूनिट एरिया। मैं इस तरह लिख सकता हूं, बिल्कुल मैं लिख सकता हूं। तो ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फार्मूले आपके पास। अब देखो, अगर आप यूनिट की बात कर ले कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आपके पास देखो, सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, यहां पर वर्क का यूनिट आपके पास है जूल, क्या है आपके पास, जूल, और एरिया का यूनिट है आपके पास मीटर स्क्वायर। तो इसलिए सरफेस टेंशन का जो यूनिट आता है, सरफेस टेंशन का यूनिट आपके पास आ गया द जूल पर मीटर स्क्वायर। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या जूल और इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। ये आपके पास सरफेस टेंशन का यूनिट है, क्या है आपके पास, ये एक आपने याद करना है, ये आपके पास सरफेस टेंशन का यूनिट है। इसके अलावा कौन सा यूनिट हो सकता है, देखो, सरफेस टेंशन आपके पास बराबर है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट एरिया। अब ये वर्क डन जो है मुझे पता है, इसलिए वर्क डन बराबर है द एफ डॉट एस के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द एफ डॉट एस डिवाइड बाय एरिया आपके पास है, तो एरिया का लेंथ ज़रब लेंथ है, या मैं इस तरह लिखूंगा कि ये आपके पास बस चलो लिखो एरिया हो गया, ठीक है। अब फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन, इसका यूनिट आपके पास मीटर, और एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर है। तो एक मीटर इसके साथ कैंसिल हो गया, तो सरफेस टेंशन का जो दूसरा यूनिट आ गया वो आपके पास है न्यूटन पर मीटर, ये हो गया। या इस तरह मैं भी लिख सकता हूँ न्यूटन इनटू पर मीटर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो ये दूसरा आपके पास क्या हो गया, सरफेस टेंशन का यूनिट हो गया, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये दोनों अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, ये है आपके पास, ये है आपके पास। इसके अलावा अगर आप एनर्जी के लिहाज से देखें, तो एनर्जी का जो यूनिट है ये भी आपके पास जूल है, लेकिन आप देख ले तो एनर्जी के लिए हम फिर यूनिट इस्तेमाल कर सकते हैं कैलोरी में, कैलोरी वाला यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका यूनिट अगर आप कैलोरी पर मीटर स्क्वायर लिख ले फिर भी ठीक है, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अर्ग, तो अर्ग पर मीटर स्क्वायर आप लिख लें तो भी ठीक है। तो एक तो ये यूनिट अपने पास नोट कर देखो, सबसे पहला है आपके पास जूल पर मीटर स्क्वायर, एक ये ठीक है। दूसरा आपके पास जो है कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। तीसरा आपके पास है अर्ग पर मीटर स्क्वायर, ये भी आपके पास ठीक है। चौथा आपके पास है न्यूटन पर मीटर सिंगल मीटर, ठीक है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन, क्योंकि एक मीटर के साथ कैंसिल। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये 4 यूनिट के जो है सरफेस टेंशन का अपने याद करना है, ठीक है। इसको लिख ले, शाबाश। इन पर थोड़ा और कंसेप्ट करते, लिख लिया, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब देखो, ये सरफेस टेंशन आपके पास कहाँ से आ गया, मतलब एराइज किस वजह से होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन में इस तरह लिखूंगा, सरफेस टेंशन
एराइज, ये एराइज होता है ड्यू टू कोहेसिव पोर्स। ये सरफेस टेंशन एराइज होता है कोहेसिव पोर्स के वजह से। अब कोहेसिव पोर्स आपके पास क्या होता है, देखो कोहेसिव पोर्स आपके पास हर वो पोर्सेस है जो कि एक लिक्विड या को अपने पास जो है कंबाइन रखता है, ठीक है। सपोज आपके पास वाटर है, तो वाटर में कौन सा बॉन्ड है, वाटर में आप देख लें तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास एक्चुअली आपके पास क्या है, ये वाटर में कोहेसिव पोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है आपके पास, ये आपके पास कोहेसिव पोर्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह आपके पास I2 का लिक्विड है, I2 मॉलिक्यूल का जो लिक्विड है, तो ये आपके पास क्या है, इसमें कौन सा बॉन्ड है, इसमें आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। तो इसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है ये आपके पास कोहेसिव फोर्सेस है। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस है उसको मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास कोहेसिव फोर्सेस है, ठीक है। तो अपने पास लिख के शाबाश, द फोर्स among liquid molecules are called cohesive force। ये आपके पास क्या होता है, कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, कोहेसिव फोर्स होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल में जो फोर्सेस है इसको मैं कोहेसिव फोर्स कहता हूँ, और इस कोहेसिव फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन एराइज होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन एराइज होते हैं। अब आपके पास एक मेटल है, देखो आपके पास मेटल है, और ये मेटल आपने क्या कर दिया, ये मेटल आपने कन्वर्ट कर दिया हीट के थ्रू लिक्विड में, ठीक है। आपने इसको हीट दिया तो ये आपके पास मोल्टन मेटल में आ गए, ठीक है। मोल्टन मेटल्स आपके पास आ गए। अब ये जो मोल्टन मेटल्स है इसमें आप देखें तो ये भी आपके पास, अब मोल्टन का मतलब है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसमें कोहेसिव फोर्स कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स इसमें कौन सा होगा, इसमें कोहेसिव फोर्स आपके पास जो है मेटालिक बॉन्ड है। क्या है आपके पास, मेटालिक बॉन्ड है, क्योंकि ये भी आपके पास अब लिक्विड फॉर्म में आ गए ना, मोल्टन फॉर्म है तो लिक्विड फॉर्म है ना, तो इसमें कौन सा फोर्सेस है, मेटालिक फोर्सेस कोहेसिव फोर्स के तौर पर काम करते हैं। किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है वो आपके पास कोहेसिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है। कोहेसिव फोर्स के लिए नेसेसरी है सिर्फ लिक्विड, ठीक है। किसी गैसियस फॉर्म या ये फॉर्म आपके पास नेसेसरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिक्विड फॉर्म नेसेसरी है। और वो फोर्सेस आपके पास डायपोल भी हो सकता है, लंदन डिस्पर्जन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और वो आपके पास जो है क्या हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास कोहेसिव फोर्स के तौर पर काम कर रहा है। अब देखो अपने पास हेडिंग डाल दे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। वो कौन सा फैक्टर्स है जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अगर ये फैक्टर्स है तो सरफेस टेंशन ज़्यादा कम होगा, अगर नहीं है या मुकम्मल तौर पर जो है एब्सेंट है तो सरफेस टेंशन होगा या नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो बात आता है टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर या हम हीट इसको बोलते हैं, इसकी बारी आती है। तो देखो आपके पास सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन आपके पास टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। तो सरफेस टेंशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले, क्या कर लें, टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले तो सरफेस टेंशन आपके पास क्या होगा, सरफेस टेंशन आपके पास जो है डिक्रीज होगा। आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर ले तो आपके पास सरफेस टेंशन आपके पास इंक्रीज होगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, देखो आपके पास ये एक लिक्विड है और ये लिक्विड आपके पास वाटर का है, H2O का है, इसमें मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या है, मॉलिक्यूल है,
और ये लिक्विड आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसी तरह यहाँ पर भी एक लिक्विड है और ये भी आपके पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इस पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल आपके पास जो है ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेजेंट है। आप मुझे बता दें कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मॉलिक्यूल है ये ज़्यादा मोशन में होगा या ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है ये ज़्यादा मोशन में होगा। डेफिनेटली आप कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल का मोशन जो है आपके पास ज़्यादा होगा इसके मोशन से। ठीक है, अब अगर इसका मोशन ज़्यादा है इसका कम है तो इसके मॉलिक्यूल में जो है फोर्सेस ज़्यादा वक्त तक लगेगा। ठीक है, एक बॉडी जो है तेज़ी से जा रहा है आप इसको कंट्रोल जल्दी कर सकते हो या आप स्लो जा रहे हैं तो आप इससे जो है तेज़ी से कंट्रोल करते हो। या मैं इसका एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ, देखो एक फ्रेंड है और आपके कॉलेज में है। ठीक है, और वो एक महीने में एक रोज़ आते हैं और एक क्लास लेता है। ठीक है, जल्दी में होता है डायरेक्ट जाते हैं, तो आप इसके साथ दोस्ती अच्छी बनाओगे या जो रोज़ाना आते हैं और आप भी रोज़ाना आते हैं उसके साथ अच्छे बनाओगे। ठीक है, तो मतलब जो आता है उसके साथ बनाओगे, जो ज़्यादा क्लासेस लेते हैं उसके साथ बनाओगे। अब यहाँ पर ये जो है मोशन में है, ये ज़्यादा मोशन में है तो इस लिक्विड के साथ जो है इतना फोर्स नहीं बनाएगा, बनाएगा तो इससे कम बनाएगा। ठीक है, ये भी बनाएगा लेकिन ये ज़्यादा बनाएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है इस पर फोर्स ज़्यादा लगता है कम टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो इसका सरफेस टेंशन जो है, इसका सरफेस टेंशन ज़्यादा है किसके लिहाज से, इसके सरफेस टेंशन से, इसके सरफेस टेंशन से। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपको दो बीकर देगा और इसका टेम्परेचर अलग अलग देंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें किसका सरफेस टेंशन जो है ज़्यादा है। तो आपने याद रखना है कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा उसका सरफेस टेंशन कम, ऐसा नहीं कम होगा। ठीक है, जिसका टेम्परेचर कम उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा क्योंकि फोर्स लगाने के लिए ज़्यादा टाइम जो है ये लगेगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर्स है तो वो आपके पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या है आपके पास, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बात तो आपको भी पता है मुझे भी पता है सर। ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप इंक्रीज करते हो, क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप इंक्रीज करते हो तो सरफेस टेंशन आपके पास इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, सरफेस टेंशन इंक्रीज। सर कैसे, देखो ऐसे, अगर आपके पास एक लिक्विड है और वो लिक्विड आपके पास किससे बना है, वो लिक्विड आपके पास है बना है H2O से। किससे बना है, H2O से बना है, ये आपके पास H2O है। ठीक है, अब देखो ये आपके पास वाटर H2O से बना है, यहाँ पर एक और जो है लिक्विड है और वो बना है किससे, वो बना है, चलो मैं ले रहा हूँ कि वो आपके पास ईथर से बना है। ईथर तो आप जानते हो स्पिरिट से बना है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल है स्पिरिट से बना है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल का जो फोर्स है आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस है। इसका मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो आपके पास कौन सा फोर्स है, वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है स्ट्रांगर फोर्सेस है, किसके लिहाज से, डायपोल डायपोल फोर्स के लिहाज से। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रांगर है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांगर फोर्सेस है तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल पर ज्यादा फोर्स लगाएगा या ये मॉलिक्यूल ज्यादा फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली ये कम लगाएगा। ठीक है, तो ये कम लगाता है तो सरफेस के मॉलिक्यूल पर फोर्स कम लगता है, तो सरफेस मॉलिक्यूल पर फोर्स जो लगता है उसको तो हम सरफेस टेंशन बोलते हैं ना। तो इसका सरफेस टेंशन ईथर में इस तरह बोलूंगा, वाटर का सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा है ईथर के सरफेस टेंशन से। ठीक है, इसके सरफेस टेंशन से वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा ईथर के सरफेस टेंशन से। इस तरह अगर आपको कोई और लिक्विड दे तो आप इसको देखें कि किस में जो है फोर्सेस ज़्यादा है। ठीक है, ये एमसीक्यूज मैंने ऑलरेडी एवापोरेशन और क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन वेपर प्रेशर में ऑलरेडी जो है की है। ठीक है, तो इस पे इस तरह एमसीक्यूज आते हैं जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, जिसका कम उसका सरफेस टेंशन कम होगा। ठीक है, ये लिख ले शाबाश, इसको मिटाते हैं शाबाश, इसको लिख ले। अब देखो एमसीक्यूज किस तरह आते हैं। अगर मैं आपको एमसीक्यूज दूं, द लिक्विड
the liquid having high vapor having high surface tension, जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा हो। तो ऑप्शन ए में मैं आपको दूं कि आपके पास है NH3 है आपके पास, ऑप्शन बी में आपको दूं कि आपके पास HF है, और ऑप्शन सी आपके पास H2O है, और ऑप्शन डी आल जो है सेम है, सबका सेम होगा क्योंकि सब में हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब अगर एमसीक्यू सेम ये है लेकिन ऑप्शन में चेंज कर दो, मतलब इस ऑप्शन की जगह इस तरह ऑप्शन आपको दे, मैं आपको दो कि S8 है, ऑप्शन बी में आपके पास है P4, और ऑप्शन सी में HCl है, और ऑप्शन बी में आपके पास क्या है HF है। ठीक है, इसी तरह अगर इन दोनों की जगह मैं आपको ऑप्शन ए दो यहाँ पर कि आपके पास हीलियम है, ऑप्शन बी आपके पास जो है नियान है, ऑप्शन सी आपके पास जो है HCl है, और ऑप्शन डी आपके पास जो है इसके अलावा HBr है। तो किस में ज़्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ है ट्रिकी कंसेप्ट के लिहाज से। ठीक है, वीडियो को पास करके इसको कर ले शाबाश। मैं यहाँ पर एक और एमसीक्यूज़ कर रहा हूँ तो आप इस पर प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, अगर यहाँ पर एक एमसीक्यूज़ और आपका दे कि द वेपर प्रेशर, यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, द सरफेस टेंशन आर लोअर आप H2O का सरफेस टेंशन लोअर होगा 8। ऑप्शन ए आपके पास है इसी तरह 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोअर होगा, ऑप्शन बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोअर होगा, ऑप्शन सी आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोअर होगा, और ऑप्शन डी जो आपके पास है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर या इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोअर होगा। ठीक है, इसी तरह अगर ये ऑप्शन की जगह मैं आपको ये ऑप्शन दो, ऑप्शन ए 8 STP पर लोअर होगा, ऑप्शन बी 8 RTP पर लोअर होगा, और ऑप्शन सी में मैं बता दूं कि आपके पास सेम होगा, सेम 8 STP एंड RTP और STP पर सेम होगा। डी में आपको बता दो कि नॉन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। ये एमसीक्यूज से इंतहाई ट्रिकी कंसेप्ट एमसीक्यूज है, आप इन पर प्रैक्टिस कर ले शाबाश। कर लिया, मैं कर रहा हूँ। द लिक्विड हैविंग हाई सरफेस टेंशन, वो लिक्विड जिसका सरफेस टेंशन हाई है, तो मैंने आपको बता दिया था कि सरफेस टेंशन उस लिक्विड का ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उतना उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। किस तरह देखो साइंटिस्टों, यहाँ पर देखो, इसमें आप देखें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किस में ज़्यादा है? आप बोलेंगे कि सर इसमें आप देखें तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। सर हाइड्रोजन बॉन्ड तो सेम है, तो मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम है? सेम नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड सब है तो सब में हाइड्रोजन बॉन्ड का कंपैरिजन करना है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा है? तो आप H2O का एक भी कर ले तो H2O का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है डबल बॉन्ड में है। HF का जो है इसमें आपके पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी तरह आप NH3 का ले, इसमें भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पर H2O एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 पोर्स की वजह से नीचे आता है। यहाँ पर HF में आप देखें तो HF में एक मॉलिक्यूल एक पोर्स की वजह से नीचे दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से आते हैं। तो मतलब सरफेस का मॉलिक्यूल जो H2O में है ये ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक है, ये ज़्यादा नीचे आएगा क्योंकि 2 पोर्स 2 रस्सी इसमें लगी है। ठीक है, तो मैं इसलिए ये इसमें जो बता रहा हूँ इसमें H2O जो है ये ऑप्शन ठीक है। अगर आप ऑर्डर की बात कर ले कि सर H2O के बाद कौन सा होगा, तो H2O का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा किससे? आप HF, क्योंकि HF में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है HF से, और फिर HF के बाद NH3 आता है।
देखो ये बात ठीक है कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ का ज़्यादा वैल्यू है H2O के निस्बत, लेकिन H2O में भी तो रस्सी दो है ना, मतलब दो बॉन्ड है इसमें। HF में एक मालिक्यूल नीचे की तरफ खींचता है, तो इस वजह से H2O में ज़्यादा, HF से HF में ज़्यादा NH3। सेम बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट है जो मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट कराया था, ठीक है। इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें तो कोई भी शक नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड इन तीनों से स्ट्रांगर है, तो लिहाजा आपके पास इसमें ये ऑप्शन आते हैं। अगर इसमें भी आप ऑर्डर की बात कर लें तो HF में सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, किसके लिहाज से, फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस का कंसेप्ट आता है, तो HCl के निस्बत HCl में ज़्यादा होगा, किसके निस्बत, P4 है एसिड, एसिड का साइज बड़ा तो इसमें फोर्सेस ज़्यादा है, तो एसिड का सरफेस टेंशन ज़्यादा और फिर P4 का आता है, ठीक है। ये ऑर्डर आपके पास आता है। इसी तरह अगर आप हीलियम, नियॉन और HCl HBr को देखें तो इसमें आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, इसमें भी डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं, इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, इसमें भी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस कैसे है और मैंने फोर्सेस में ऑलरेडी डिस्कस किए, ठीक है। तो अब डायपोल डायपोल फोर्सेस तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से स्ट्रांगर है, तो ये दो ऑप्शन तो रिमूव हो गए। अब इसमें देख लो कि डायपोल डायपोल फोर्सेस किस में ज़्यादा है, जिसका नेगेटिव साइज बड़ा, इसका बड़ा है, तो इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, लिहाजा इसमें ये ऑप्शन आते हैं। अगर ऑर्डर की बात कर लें तो सबसे पहले जो आता है HBr आता है, फिर इसके बाद HCl आता है, फिर इसके बाद इस पर आ जाए नियॉन का साइज बड़ा है तो नियॉन आता है, फिर इसके बाद जो है हीलियम आता है। तो ये इसका ऑर्डर है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला कंसेप्ट मैंने किया है, ठीक है। और पिछले वीडियो में सेम है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसको आप देखें तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। इसको आप देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसका उलट अगर आप मैं इस तरह उल्टा करूँ तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। इस MCQs की देखिए, द सरफेस टेंशन आर लोअर ऑफ H2 मतलब सरफेस टेंशन किस टेम्परेचर पर लोअर होगा, तो ये कंसेप्ट भी मैंने आपको कराया था कि सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन ये इनवर्सली रिलेटेड है टेम्परेचर के साथ। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर ले तो आपके पास सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, ये मैंने आपको बताया कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लिक्विड मॉलिक्यूल का मोशन इंक्रीज होता है। अब मोशन तेजी से करता है तो मतलब मॉलिक्यूल को इतना टाइम नहीं मिलता कि सरफेस के मॉलिक्यूल पर ज्यादा फोर्स लगा दे, ज्यादा नीचे खींचे, तो मतलब सरफेस टेंशन लोअर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें टेम्परेचर किसका कम है तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, तो आप बताएंगे कि सर इसमें ये ऑप्शन आते हैं, इस पर सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा होगा। लेकिन क्वेश्चन को देखो यार, क्वेश्चन को देखो, दिमाग से देखो, आंखें को खोलो, द सरफेस टेंशन आर लोअर ऑफ H2 मतलब सबसे कम सरफेस टेंशन किस टेम्परेचर पर होगा, तो जाहिर सी बात है यार, सबसे कम सरफेस टेंशन आपके पास कम होगा जब टेम्परेचर आपके पास हाई होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये है, तो ये ऑप्शन ठीक है। फिर इसके बाद 15, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 4 आता है। इस पर जो है सरफेस टेंशन हाईएस्ट होगा, क्या होगा, हाईएस्ट होगा। इस पर सरफेस टेंशन जो है ये लावेस्ट होगा। तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि लावेस्ट सरफेस टेंशन किस पर होगा, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब अगर इसकी जगह ये आ जाए तो आपको पता है कि STP का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, RTP का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो टेम्परेचर ज्यादा सरफेस टेंशन लो, तो इसमें RTP आता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट सरफेस टेंशन STP पर होगा, RTP के साथ आप कंपेयर करें, तो इस पर सरफेस टेंशन हाईएस्ट होगा और इस पर सरफेस टेंशन जो है ये लोअर होगा, लावेस्ट होगा, ठीक है। ये अपने याद रखने, शाबाश, इनको नोट कर ले। मैं जरा देखता हूँ वीडियो हो रहा है या नहीं, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये सेम MCQs विस्कोसिटी के लिए भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा, सरफेस टेंशन जिस लिक्विड का ज्यादा उसका जो है मैं ऐसा लिखूंगा, सरफेस टेंशन ज्यादा उस लिक्विड का विस्कोसिटी भी ज्यादा होगा। सिर्फ आप इस नाम को लिख दे, ठीक है। विस्कोसिटी में अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कराऊंगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। तो इस MCQs की जगह द लिक्विड हैविंग हाई विस्कोसिटी आर सेम ऑप्शन आते हैं, मतलब H2O, सेम ये ऑप्शन आते हैं HF,
इसी तरह HBr सेम ऑर्डर भी आता है, सेम द विस्कोसिटी आर लोअर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, एट STP लोअर होगा, ठीक है। सेम MCQs आते हैं, इस ये कंसेप्ट है। दूसरा जो कंसेप्ट है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है ये जिस लिक्विड का ज्यादा होगा उस लिक्विड का एवापोरेशन कम होगा। क्या होगा? एवापोरेशन कम होगा। सरफेस टेंशन जितना ज्यादा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होता है तो एवापोरेशन कम होगा, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन, ये आपको तो पता है कि सरफेस टेंशन जितना ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है ना, तो सरफेस टेंशन आपके पास ज्यादा, सरफेस टेंशन ज्यादा तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब इसके लिए भी ये सेम MCQs का कंसेप्ट है, ठीक है। द लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, सेम कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट। द लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट या लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 एट्स सेम कंसेप्ट, ठीक है। इस बॉइलिंग पॉइंट के लिए फिर टेम्परेचर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली हाई टेम्परेचर जिस पर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें 5 नंबर, वेपर प्रेशर तो नहीं हो गया ना, तो सरफेस टेंशन जिस लिक्विड का ज्यादा उतना ही उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर्स कम बनता है तो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का कम होगा। ये भी आपने याद करना है। ये 5 बातें ये आपने याद करना है, ये सरफेस टेंशन के साथ जो है रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर सरफेस टेंशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा सरफेस टेंशन का जो एडवांस कंसेप्ट है, मतलब क्यों रेन ड्रॉप हमारे पास जो है राउंड होता है, क्यों इंसेक्ट वाटर के सरफेस पर जो है मूव करते हैं, और मेनिस्कस क्या होते हैं, कनकेव कन्वेक्स मेनिस्कस क्या होते हैं। तो अब लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मैं इसके पार्ट 2 में और डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे भी दुआ करते रहे और मैं भी आपको दुआ करूँगा, अल्लाह आपको कामयाब कर ले, सक्सेसफुल बन जाए, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव माइंडेड अल्लाह आपको बनाए, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।